वंदे पुरुषोत्तमम। एक माँ ने आकर श्री ठाकुर से कहा, मुझे थोड़ा प्राइवेट में बातें करनी है। प्यारी रानंदी ने कहा, आज सवेरे से ही ठाकुर बातें कर रहे हैं, तबीयत अच्छी नहीं है, अब थोड़ा विश्राम करने दें, बाद में बातें कीजिएगा। ठाकुर से कहने के बजाय गोसाई दा, किशोरी दा, केष्टो दा और सुशील दा, इनमें से किसी के निकट भी तो अपनी बातें रख सकती हैं। वे भी आपको कोई राय दे सकते हैं। यदि स्वयं राय नहीं लेंगे तो ठाकुर से बातें करने के बाद आपको बता दे सकते हैं। माँ ने कहा, मैं अपनी बातें ठाकुर के सिवा और दूसरे से नहीं कह सकती हूँ। यदि अभी संभव नहीं होगा तो जब वे सुन सकेंगे तभी मैं सुनाऊंगी। श्री ठाकुर सस्नेह बोले, तुम बैठो, मैं थोड़ा निःश्वास ले लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारी बातें सुनूंगा। आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती है, थोड़े में क्लांत हो पड़ता हूँ। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने एक बार तंबाकू पिया। पीने के बाद माँ से बोले, क्या कहना चाहती हो, जल्दी कह डालो। माँ एकांत में अपनी बातें कहने लगी। तीसरे पहर में श्री ठाकुर सोकर उठने के बाद मातृ मंदिर के सामने वाले बरामदे पर आके बैठे हुए हैं। अनेक लोग जुटे हैं। सुरेंद्र विश्वास बोले, यदि कोई एक वाक्य में यह जानना चाहे कि सत्संग आंदोलन का उद्देश्य क्या है तो क्या उत्तर दिया जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, वह तो तुम लोग जानते ही हो। सुरेंद्र बोले, फिर भी आपके मुख से सुनने की इच्छा होती है। श्री ठाकुर जी बोले, सत्संग शब्द में ही सत्संग का उद्देश्य निहित है। सत शब्द अस धातु से आया है। अस धातु में है सत्ता, अस्तित्व और विद्यमानता, और संग शब्द आया है सनज धातु से। सनज धातु में है आसक्ति, अनुराग, मिलन इत्यादि। इसलिए सत्संग का उद्देश्य है सत्ता अनुरागी बनना, अपना और साथ साथ दूसरे का भी। सत्ता अनुरागी बनने में उनके प्रति अनुरक्त होना पड़ेगा जो सर्वसत्ता के मूल उत्स परम सत्ता हैं, जो मूर्त विग्रह जीवंत सद्गुरु हैं। तभी सबों की सत्ता के प्रति अनुराग आएगा, तभी हम सबके सत्ता पोषणी बनेंगे। प्रवृत्तियों के प्रति आसक्ति सत्ता पोषण में विघ्न पैदा नहीं कर सकती है। इसके अलावा और कोई अस्तित्व की चाह है। इसलिए हर सत्ता की जो शाश्वत चाह है वही सत्संग की भी चाह है। इसलिए इस बात को समझने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। व्यक्ति अपने को देखकर ही यह समझ सकता है। सतीश दा खां बोले, सुनने में आता है कि ऋषि भारद्वाज ने इंद्रालय में उपस्थित होकर इंद्र के निकट आयुर्वेद शास्त्र अध्ययन किया है एवं आयुर्वेद शास्त्र अध्ययन के बाद मर्तलोक में लौट आए और विष्णु के बीच आयुर्वेद का ज्ञान प्रचार किया। यदि यह सत्य हो तो क्या हम यह मान ले सकते हैं कि जो भारद्वाज गोत्रधारी, खासकर भारद्वाज गोत्रधारी ब्राह्मण हैं, विशेषतः वे ही अधिकतर चिकित्सा शास्त्र में निपुण हो सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, बात तो युक्तिपूर्ण है, पर वंश परंपरा में अनुशीलन नहीं होने पर इंस्टिंक्ट, सहजात संस्कार में जंग धर लेता है। सतीशता बोले, मैं तो अपने वंश में नया डॉक्टर हूँ, मुझसे पहले किसी ने डॉक्टरी नहीं की थी, किंतु मुझे तो डॉक्टरी इतनी अच्छी लगती है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मेरी जन्मगत चीज़ है। मेरे अंदर इस विषय के प्रति अनुराग कैसे जगा, तो क्या यह समझना होगा कि मेरे खून में यह चीज़ थी। यदि मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ता तो यह समझ नहीं पाता कि डॉक्टरी मेरे लिए इतनी प्रिय चीज़ है। दूसरे विषय लेकर रहता तो अभी इसी प्रकार अच्छा लगता एवं वह भी उस समय प्रतीत होता कि यह मेरी जन्मगत चाह थी। वस्तुतः मैं यह समझ नहीं पाता हूँ कि कौन सी चीज़ मेरी संस्कारगत है और कौन सी नहीं। इस बात को समझने का क्या कोई सीधा रास्ता है। श्री ठाकुर जी बोले, एक एक व्यक्ति के शरीर और मन का एक एक ढंग और गठन होता है। उसी ढंग और गठन के उपयोगी नाना तरह के काम रह सकते हैं। यदि उसमें कोई एक काम पा लेता है तो भी उसे अच्छा लगता है, प्रतीत होता है यही काम मेरे लिए प्रकृतिगत है। एक व्यक्ति नॉर्मली इनक्विजिटिव, स्वभावतः अनुसंधित यदि है, ऐसा काम वह पाता है तो निहायत पुराना है, जिसमें
संधित्सा और बुद्धि प्रवृत्ति प्रयोग करने का कोई मौका नहीं, वह किंतु उसे अच्छा नहीं लगता है, यंत्रणादायक प्रतीत होता है। पुनश्च एक ही व्यक्ति संभवतः डॉक्टरी, वकालती, गवेषणा, नेतृत्व, शिक्षकता, स्वाधीन किसी भी व्यवसाय के किसी लाइन में सफल होने जैसी क्षमता रखता है, क्योंकि उसके लिए शरीर, मन और अभ्यास जैसे मूलधन की जो जरूरत है वह उसके पास है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिसका जैसा ढंग है उसके साथ कंपेटेबल संगति वाला कोई भी प्रोफेशन वृत्ति होने से काम चल सकता है। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने खेती की है एवं खेती करते करते उनमें अनुसंधित सेवा बुद्धि का जागरण हो सका है, तुमने गुण के रूप में वही पाया है। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम सिर्फ खेती में ही सीमाबद्ध रहोगे, उस गुण को दूसरे कार्य में नहीं लगा सकोगे। जो सोचते हैं कि वर्ण धर्म में कोई इलास्टिसिटी, लचीलापन नहीं है, नित्य नया विकास की कोई संभावना नहीं है, वे भूल करते हैं। पर समाज संस्कृति के लिए बेकारी को दूर करने के लिए आर्यगण वृत्तिहरण पसंद नहीं करते थे, इसीलिए ऐसा विधान था कि हर व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार काम करके जीविका आहरण करेंगे एवं यदि उसमें ऐसा कोई विशेष गुण रहे तो उसकी सहायता से वे समाज के और 10 व्यक्ति को फ्री सर्विस, मुक्त सेवा दे सकते हैं। इसके फलस्वरूप सामाजिक ढांचा एवं व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास दोनों ही अबाध रूप से होता था। आजकल हम व्यक्ति स्वातंत्र की प्रधानता देने में सामाजिक विन्यास और समाज श्रृंखला की विदाई कर चुके हैं, किंतु उससे व्यक्ति विकास के हित में सबसे अधिक क्षति हो रही है। कतिपय विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को लेकर ही समाज नहीं है, हर व्यक्ति ही समाज रूपी शरीर का खास खास अंग प्रत्यंग है एवं उनमें प्रत्येक की सुरक्षा के प्रति ध्यान रखकर चलना होगा, जिससे प्रत्येक अपने वैशिष्ट अनुसार सेवा द्वारा समाज को पुष्ट कर अपने अस्तित्व को अव्याहत बनाए रख सके। इसलिए समाज के बंधन को इस प्रकार ढीला कर देना अच्छा नहीं है जिससे जनसाधारण की जीविका और वृत्ति चरमरा जा सके। हमारे यहाँ जो वर्गानुवृत्ति और जीविका का जो विधान था वह आजकल बहुत ही उल्टा पुल्टा हो गया है, किंतु तो भी इंस्टिंक्ट, सहजात संस्कार के अनुसार वृत्ति चुनने में किसी की भी आपत्ति का कोई कारण नहीं रह सकता है। यदि ऋषि तथा समाज का शासन मान लेने में हमारी घोर आपत्ति रहे तो देखोगे उसके द्वारा जो कुछ असामंजस्यता होगी उसे दूर करने के लिए उस समय राष्ट्र में नित नूतन इतना कानून बनाना होगा कि उसे मानकर चलने में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता या स्वाच्छंद्य का मर्म ही उपभोग नहीं कर सकेगा। रूस के विषय में जो सुनता हूँ, यदि वह सत्य है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ हर व्यक्ति राष्ट्र का दास है। पेट का अन्न जुटाने के खातिर हर व्यक्ति राष्ट्र की चक्की में बंध चुका है। उन्हें हिलने डुलने का रास्ता नहीं। वे यह भी नहीं कह सकते कि इस सुख की अपेक्षा शांति अच्छी है। हम भूखे रहेंगे तो वह भी अच्छा, हमें थोड़ा छोड़ दो, हमें थोड़ा अपने अनुसार चलने दो। पेट भरने के लिए अपने को उन लोगों ने राष्ट्र के निकट जो इस रूप में बंधक रखा, उससे तो बेहतर यह होता कि समाज के 10 व्यक्ति मिलकर स्वाधीन रूप से साध्य मुताबिक परिश्रम और पारस्परिक सहयोग करने का संकल्प लेकर अग्रसर होते, तो क्या उन्हें पेट के लिए अन्न नहीं जुटता? मैं तो सारी बातों को नहीं समझता हूँ। एक छोटा मोटा व्यक्ति बड़ी चीज की खबर क्या रखेगा, फिर भी दिल में जो बातें उठती हैं उन्हें कह डालता हूँ। सतीश दा बोले, ये सारी बातें अति मूल्यवान हैं। जय गुरु।